वाद्य यंत्र और मैं भी एक संगीत चीज संगीत हाँ एक जनरल टॉपिक है जिस पे मुझे याद है एक बार चर्चा हुई थी, बल्कि मैंने ये कई बार कहा है अलग अलग वीडियो में भी कि संगीत का असर जो है सब पर, स्टूडेंट टीचर जो भी हैं, मानसिक संगठन होता है कि वो जो तरंगे होती हैं संगीत की वो सुयोजित होती है, उबड़ खाबड़ नहीं होती है, शोरगुल नहीं होता है, वो केवल स्वर नहीं होता है बल्कि एक संयोजित रूप में स्वरों का जो है वो स्थानीकरण होता है। तो उससे जो है दिमाग भी एक तरह से संगठित रूप में सोचता है, बेफजूल की बातें नहीं सोचता है, नहीं बोलता है। और दूसरा उदाहरण मैंने दिया था बच्चों को अपनी क्लास में बहुत पहले कि मैंने भारत के 4-5 नोबेल प्राइज विनर्स, साइंस में, मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और पूरे विश्व के, तो उन सभी को मैंने देखा कि संगीत कॉमन फैक्टर है। कोई पियानो बजा रहा है, कोई वायलिन बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई ऐसे कुछ न कुछ वाद्य यंत्र में उनकी रुचि होती थी। और कुछ लोग तो इतने निपुण थे कि उनका स्टेज पे कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस में भी वो भाग लेते थे। आइंस्टाइन खुद जो है बहुत अच्छा बजाते थे। और भारत में सीवी रमन और बहुत से जिनको नोबेल अवार्ड मिला है, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी थे हमारे समय में, उनको भी मिला था। तो ये एक कॉमन चीज पाई है मैंने कि संगीत जो है आपके दिमाग को संगठित करता है और आपको फिर रिलैक्स भी करते हैं। कभी थके हैं, कहीं कुछ है, कुछ विचार बदलना है, विश्राम करना है, तो थोड़ा सा एक मधुर संगीत सुन लिया, तो सुन लिया या बजा लिया या गा लिया, ये बहुत प्रभावित करता है। तो आज के समय में भी, और एक दो जगह नहीं, सब जगह, स्कूलों में खास तौर से अगर संगीत वाद्य यंत्र हो और बच्चों को एक म्यूजिक टीचर भी हो जो थोड़ा थोड़ा सिखाता रहे, सब बिल्कुल निपुण तो नहीं हो जाएंगे तत्काल, लेकिन रुचि बनी रहे। हफ्ते में 1-2 बार आधा घंटा पौन घंटा संगीत यंत्रों से जो है अच्छा संगीत सुने, बजाने का प्रयास करें, कुछ सीखें, तो ये जो है सबके लिए अच्छा होता है, पूरे सिस्टम के लिए अच्छा होता है, उनके भविष्य के लिए अच्छा होता है। वो शांत रहते हैं और उनका दिमाग जो है केंद्रित हो सकता है आसानी से, वरना इधर उधर की चीजें और तरह तरह की बातें, आवाज, शोरगुल ये होता है, जो बच्चे भी टीचर्स भी, उनका ध्यान कभी इधर चला गया कभी इधर चला गया, एक जगह स्थिर नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जरूरी है, मैं मानता हूँ। इसकी आवश्यकता को देखते हुए मुझे लगता है कि इंडिया लेवल पे या यूपी लेवल में आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, इंडिया लेवल में या यूपी लेवल में जो भी टेक्स्ट बुक रखी गई है, तो अब उसका जो नाम है वो वाद्य यंत्रों के नाम पे रखा जा रहा है। जैसे सारंगी है, मृदंग है। जैसे मृदंग एक पुराना वाद्य यंत्र है, हाँ हाँ तो हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इसकी नीड को व्यक्ति समझ रहा है। और मुझे लगता है कि संगीत जो होता है, कोई भी व्यक्ति शिक्षा के उच्चतम शिखर को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो गीत, संगीत, खेल में अग्रणी रहे। क्योंकि बिल्कुल उसके उसके बिना कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बिना फिर वो एक रटंतु वाली बात हो जाएगी कि बिल्कुल बस बिल्कुल उसने वो चीज रटा और वो चीज हो गई, ठीक है। तो उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके अंदर संगीत नहीं है, प्रेम वाली भावना नहीं है, आप रुचि नहीं ले रहे हैं नृत्य संगीत में, तो आप कैसे कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। तो बिल्कुल। और मुझे मैं लगता है इसकी हाँ बहुत बिल्कुल हाँ सूक्ष्म चीजों को हमारी जो सरकार, गवर्नमेंट है
है, यूपी गवर्नमेंट है या अदर गवर्नमेंट है, उस चीज को बहुत ही अच्छे से समझी है। तो इसलिए उसका जो वाद्य यंत्रों के नाम पे कम से कम 4-5 टेक्स्ट बुक इस समय हमारे विभाग में चल रही है, बेसिक में, जो वाद्य यंत्रों के नाम पे है। तो अच्छा, ये बहुत ही लेकिन लेकिन केवल नाम पे पुस्तकें हाँ हाँ, वो उसको पर्याप्त उसको नहीं है। लेकिन कम लोग, हाँ हाँ, कम लोग कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, मेरा अनुभव भी रहा है कि जिस स्कूल में भी अगर किसी स्कूल में संगीत और खेलकूद नहीं शामिल है, न सुविधाएं हैं, न जगह है, जमीन है, नहीं हो रहा है, तो वहां पे इसको मैं बहुत बड़ी कमी मानता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नाम अच्छा है, किताबों का नाम मतलब लिख दिया। उसकी आवश्यकता को समझ के उन्होंने किया है, बट ये है कि अब वो टीचर के ऊपर बेस है कि वो कितना उस चीज को क्लास में रखता है, क्लास में बच्चों के आगे उस चीज को नहीं, प्रेजेंट कर नहीं, रहा है। स्कूलों को भी सरकार की तरफ से ये सुविधा पर्याप्त करानी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। हाँ ये नहीं उस चीज केवल पे फोकस केवल केवल आपने समझ के सुझाव दे दिया, ये ठीक है, हाँ शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन इसका पालन भी होना चाहिए, अनुशासन। तो अनुशासन पे मैं तो सिर्फ इतना कहना हाँ चाहता हूँ कि अनुशासन जो है एक सफल जीवन के लिए अनिवार्य है। वरना जब आपकी दिनचर्या, आपका आपका जो है क्या करना है, किससे अलग रहना है, किससे शामिल होना है, अगर अगर उसकी भावना नहीं है, तो फिर आप किसी चीज में निपुणता या में आगे नहीं बढ़ सकते। एक मैं उदाहरण देता हूँ कि पतंजलि के योग सूत्र में थोड़ा सा हम बात कर पहली लें तब। पहली पंक्ति है, अथ योग अनुशासनम। हाँ योग अनुशासन है। वो अनुशासन नहीं कि आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, आपको पालन करना है, वो नहीं। वो अपने आप के आपके अंदर कि आप समय पर ये करेंगे ताकि समय व्यस्त ना हो, और जब ये करना है तो आप दूसरे तीसरे काम में भी न लग जाएं। इसको करें केंद्रित होकर। तो एक एक समय पे करें, एक स्थान पे करें, ये योग के लिए बताया हुआ है ये नियम। और सब कुछ करके जो हार गए हैं, मतलब जीवन में अनुशासन नहीं है, तो कोई उपलब्धि, सफलता भी नहीं है। तो इसीलिए अथ का इस्तेमाल किया है। अब जो है आपने सब कुछ देख लिया, अब जो है योग का अनुशासन का पालन करें, तब जो है आप आगे। इसी तरह पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समय का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप शाम को 7 से 8 बजे तक कुछ न कुछ एक पुस्तक पढ़ेंगे, उसका संक्षिप्त विवरण लिखेंगे, या स्कूल जाना है तो समय पे उठेंगे, समय पे जाएंगे। ये नहीं कि रास्ते में आते जाते समय कहीं उलझ गए, कहीं इधर से उधर चले गए, गपशप में लग गए, फिर 1 घंटा देर से आए, या घर वापस आने में भी देर लगी। तो ये सब जो है विचलित होना, इससे आपको रोकता है अनुशासन। और जिसके अंदर मैं अनुशासन नहीं देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि बाकी काम ये कैसे करते हो। वहां भी एक तरह से उबड़ खाबड़ होगा, उथल पुथल होगी जीवन में। तो अनुशासन जो है शासन नहीं है, अनुशासन है, मतलब आप खुद उसको अपनाते हैं। खुद को अनुशासित करें। ये नहीं कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं और वो कह रहा है वो कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं बहुत से, लेकिन उनके जीवन का कोई अधिक अर्थ नहीं होता है। आप खुद नियम बना लें, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है, ये हम करेंगे। और एक बार कह दिया अपने आप को कि करेंगे, तो करें। यानी वो कल कहा था ना करेंगे, आज कुछ और करेंगे। कभी कभी बदलाव हो सकता है, लेकिन नियमित रूप से इसका प्रयास करना चाहिए। अनुशासन बहुत आवश्यक है, टीचर्स में भी आवश्यक है। क्योंकि अगर टीचर्स कभी कभी हो सकता है कि कुछ चीज में उलझ गए हों, तो क्लास में समय पे ना पहुंचे हों, या जो भी है,
या आज ये इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उधर से ध्यान उतर गया तो कुछ और पढ़ाने लगे। ये भी एक अनुशासन है। और ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं भी तो सब चीजें समय पे होती रहें तो एक तरह से सबको अपना स्थान मिलता है। वरना कोई ये तनाव या आपस में भेदभाव ये नहीं होता है कि सब लोग अपना अपना काम नियमित रूप से, संयोजित रूप से, अनुशासित होकर कर रहे हैं। तो ये मैं जरूरी मानता हूं। और ये नहीं कि अनुशासन का ये मतलब है कि सब किसी को दबा के रखो, है वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं इसका मतलब उनके अंदर अनुशासन नहीं। ये बात मानना चाहिए। टीचर है तो बच्चों को सुनना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, और कुछ नहीं समझ में आया है तो प्रश्न पूछना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे प्रश्न पूछने से डरते हैं, वो इसको अनुशासन मानते हैं। ये गलत है। अगर टीचर ये मान के चले कि बच्चे सिर्फ हम जो कह रहे हैं वो सुने, हम जो कह रहे हैं वो करें, कुछ पूछे ना, तो ये अनुशासन नहीं है। ये एक तरह से उनके रास्ते में रुकावट है। आप पूछना चाहते हैं पूछिए, यही अनुशासन है। पूछना चाहते हैं पूछिए। पूछना चाहते हैं लेकिन नहीं पूछने दिया जाता तो वो थोड़ा सा मतलब तर्कसंगत नहीं लगता। तो मैं इतना ही अनुशासन के विषय में। और इससे आपको कुछ भी करते हैं ना, आपका समय भी बचता है। अगर आप गलत समय पे कुछ करने लगे, वो समय उचित नहीं है, तो उसमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय व्यर्थ होगा। इससे अच्छा आप नियमित रूप से करें तो आप शारीरिक मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि हाँ अब हम ये करने जा रहे हैं, तो बाकी चीजें दिमाग में कम आती हैं। वंदना मैम कुछ बोलेंगी आप? वंदना मैम, वंदना मैम। हाँ बोल, सुन रहे हैं भैया, सही हाँ मैम, बोल रहे हैं जो। आपके 2 बच्चे हैं और आप अनुशासन के विषय में थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए कि मतलब क्या अनुशासन तो सभी के लिए है और इसकी नींव तो बचपन से ही पड़ती है। और अनुशासन में रह के किया हुआ काम समय से होगा ही, संगठित तरीके से भी होगा। और जो बच्चे अनुशासन में नहीं रहते हैं वो काम वो भी करते हैं लेकिन उनका कोई समय नहीं होता है और उनका काम भी संगठित तरीके से नहीं होता है। इसी तरह वो बड़े होते हैं, उनका भी यही रवैया हो जाता है। धीरे धीरे वो ऐसी आदत बन जाती है, पूरी जिंदगी उनकी संगठित तरीके से काम और समय पे नहीं हो सकता है, जो बचपन से अनुशासन में काम नहीं करना सीख लिया। लेकिन एक बात इसमें और जोड़ा जा सकता है कि केवल किसी काम को पूरा करना पर्याप्त नहीं है। हाँ कितने अच्छे से हाँ किया है आपने, हाँ, तो वो और तो वही वही संगठित और तरीके आगे चल के करेंगे तो इससे भी अच्छा करेंगे। से। जी ये एक सीढ़ी है, एक मार्ग है ऊपर गहराई में ले जाने के लिए, ऊंचाई पर ले जाने के लिए। ठीक है, आपने मजबूरी से चलो ये भी करना कर दिया, बिना दिल लगाए हुए, तो उसकी क्वालिटी बहुत कम होगी। आपने कर तो दिया है लेकिन क्या है, कुछ खास नहीं। तो कुछ खास के लिए आप ध्यान देके अगर अनुशासन का पालन करें तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी आदतें बन जाएंगी ऐसी कि आप कुछ भी करेंगे वो बेहतर करें। इसलिए अनुशासन सिर्फ वो सजा नहीं, संगठन का नाम है। हाँ, संगठित तरीके से सजा किए हुए मानते काम को अनुशासन। हाँ। हमको कहा जा रहा है ये करो, हम क्यों करें, हम बाद में करेंगे। नहीं, बाद में करो, लेकिन फिर बाद में एक समय निर्धारित कर लो कि ये हम करेंगे, ये करना है। ये नहीं कि जब पढ़ने का समय है तो खेलने चले गए, जब खेलने का समय है तो पिज्जा खाने चले गए, और ये सब इधर उधर का जो मन में आया वो करना शुरू कर दिया। उसको कहते हैं उच्छृंखलता। कभी कुछ शुरू कर दिया, अच्छा अब टाइम हो गया, अब नहीं करेंगे, काम अधूरा रह गया, अब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये सब जो है ना, उथल पुथल जो है, इस तरह का जीवन असल में मैं देखता हूँ कई जगहों पे, कई लोग उसी में उलझे रहते हैं। लेकिन फिर आगे चल के उनके जीवन के क्या अर्थ है कि बस सिर्फ कम से कम जो कर सकें वो करें, उससे अधिक
उससे आगे बढ़ने का प्रयास न करें। इस विषय में मुझे एक चीज बोलना था कि व्यक्ति को हमेशा अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति जो है वो नर्म रहना चाहिए। अनुशासन के लिए अगर इस वाक्य का पालन किया जाए कि अपने प्रति कठोर, क्योंकि अनुशासन जो होता है स्व से आता है कि अगर हम स्व अनुशासित हैं तो हमें किसी को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है कि आप इतने बजे ऐसे काम करो, ये करो, वो करो। जब हम अपने प्रति चीजों को लेके चल रहे हैं कि नहीं, मैं इतनी अप्रिशिएट हूँ चीजों को लेके कि नहीं मुझे, और हमें ऐसे गुण हमारे अभिभावकों या हमारे टीचर्स के माध्यम से मिला है कि हम स्व अनुशासित हैं कि मुझे टाइम टू टाइम ये सब चीजें करनी है। ऐसा नहीं कि हर बात में हमें प्रेशराइज करना है कि बिल्कुल नहीं इस बिल्कुल। टाइम। हाँ, तो ये स्व अनुशासित मुझे लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इसीलिए मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है कि अपने प्रति कठोर होना, आप अपने कठोर प्रति नम्र भी हो सकते हैं। नहीं, कठोर का मतलब सर सुनिए, कठोर का मतलब ये कि जैसे अब मान लीजिए कि मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है, उस समय मेरा मन नहीं कर रहा है उठने का, लेकिन मैं अपने प्रति कठोर हूँ कि मुझे उठना है और मुझे ये टाइम टू टाइम काम करना है। और लेकिन दूसरा है तो दूसरे के प्रति मैं थोड़ा सा नर्म रहूंगी, हाँ, मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है तुम्हारा चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रति नहीं, मुझे ये काम इतना करना है, क्योंकि देखिए नहीं ठीक है, अनुशासन पालन नहीं करने में ठीक है, कष्ट होता है। नहीं देखो, कभी कभार अगर ऐसा है कि चलो आज जो है हम बहुत थके लग रहे हैं, तबीयत कुछ क्योंकि ठीक, वो चलो कष्ट आधा का घंटा विषय और हो सो जाता है। लेते हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, वो लेकिन थोड़ा है। लेकिन अगर ये हमेशा अक्सर होता रहे तब इसका गड़बड़ मतलब ये है कि आप ये हाँ अनुशासन नहीं है, हाँ, ये तो ये है, सही आपकी बात। मर्जी है, जब मर्जी होगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये हाँ, चीजें छूट भी जाती, हो ही नहीं पाती, फिर आदत बन जाती है, कहते हैं चल कल तो हम ऐसे किए थे ना, हाँ, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह कल रही हूँ, किए यही थे मैं आज कहना। भी कर लेते हैं, हाँ, आज बिल्कुल आज भी कर बिल्कुल। लिया, इसका मतलब आगे वाले आने वाले कल भी करेंगे, तो वो तो अनुशासन बिल्कुल नहीं हुआ। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म हम्म। तो वही अपने प्रति ये थोड़ा कठोरता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। चलिए फिर एक विषय और है, शिक्षा में तनाव क्यों है? ये तो शिक्षा बहुत में ही तनाव, ये तो तनाव ही बहुत ही अद्भुत विस्तृत समस्या है, ज्वलंत मुद्दा है। ज्वलंत मुद्दा है, और आज का नहीं है पहले ये से जब चला से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 300 साल से है, कम से कम 300-400 साल से है। उसके पहले मेरे ख्याल से समाज में आमतौर पे तनाव बहुत कम था या नहीं था, क्योंकि किसी को कोई जल्दी नहीं थी, समय था, सुविधाएं थी, एकाग्रता थी, और भीड़ भाड़ कम थी, ट्रैफिक जैम कम था, लाल बत्ती पीली बत्ती हरी बत्ती ये कम था, दौड़ में नहीं थे लोग, चल रहे हैं पहुंच रहे हैं कहीं, दौड़ के अक्सर लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, फिर रास्ता अधूरा रह जाता है। तो एक ये है किस संदर्भ में किस परिप्रेक्ष्य में है। दूसरा, खासतौर से आज के जमाने में एक जो स्पर्धा है ना, स्पर्धा हमको एक तो हमेशा बिना बात के व्यस्त रखती है, हमेशा किसी दौड़ में होड़ में लगी रहती है। अच्छा वो ये कर रहा है, हमको भी एक वो करना है, उसका उसने ये किया, हमको उससे आगे जाना है। अरे भाई उससे आगे नहीं जाओ, कल जो थे उससे आगे जाओ, वो ज्यादा मतलब अर्थपूर्ण है। कल हमने किया था ऐसा, आज हम उससे अच्छा करेंगे। हम अपने से अच्छा नहीं करेंगे, जो दूसरा कर रहा है उससे अच्छा करेंगे। उसको अगर 70% मार्क्स मिला है तो हमको 75 चाहिए, ताकि उसके हम आगे हो जाएं। अरे बाबा आपको अगर 95 आ सकता है तो उस पर के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हैं आप? किसी की तुलना में ये कंपैरिजन कंपटीशन जो है ना, ये तनाव का मुख्य कारण है। और दूसरा एक और एक मानसिक बीमारी भी है कि बहुत लोग, मैं जानता हूं, मैंने सुना है, वो समझते हैं कि अगर आप तनाव में हैं तो आप सफल हो रहे हैं।
अगर आप रिलैक्स हैं इसका मतलब आप सफल नहीं हैं। सफलता के लिए तनाव चाहिए। ये जो है एक भावना जो है बहुत से लोगों के मन में है। वो कहते हैं ना, आपके अंदर अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तो मतलब आप कुछ करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मतलब बिना टेंशन के प्रोत्साहित नहीं होंगे। जब दबाव आएगा, जब आप स्ट्रेस में होंगे, तब आप प्रोत्साहित होंगे। मतलब आप जबरदस्ती आपको करना है, आपको करने के लिए मजबूर आप होते हैं तब करेंगे। तो इस तरह की भावना मैंने देखी है और सुनी भी है। कहता हाँ वो तो बहुत स्ट्रेस में है ना, कितना सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये एक तरह से मैं उसका विपरीत मानता हूँ। अगर कोई रिलैक्स है इसका मतलब वो केंद्रित होकर अच्छा काम करेगा और प्रेरित है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ अवेयर है। वो गुण ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं आप दौड़ रहे हैं ना, अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठ के आराम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कभी कभी घर में भी कहते हैं कहाँ बैठल हुआ, उठ के कुछ करा। कुछ करा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बैठे हैं, थोड़ा विश्राम करें, इसके बाद जो करेंगे वो आप पहले से अच्छा करेंगे। तो ये दो तीन बातें जो है मेरे मन में थी कि पूरे समाज में स्टूडेंट, टीचर्स हों, मैनेजर्स हों, इंस्पेक्टर हों, जो भी हों, उनके अंदर एक ये भावना पता नहीं कहाँ से आ गई है और ठहर गई है कि टेंशन में होना एक कर्मठता की निशानी है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो टेंशन तो होगा ही। इसको जैसे एक स्वाभाविक चीज मान लेते हैं, वो गलत है। और जो कंपटीशन है वो गलत है। और एक और बिंदु मैंने पाया है कि सब जो है मूल्यांकन करते हैं। सब जो है तुरंत जो है जजमेंट में, अच्छा वो जा रहा है, उसको जानते नहीं है, उसके बारे में अनुमान लगाते हैं कि लगता है ये ऐसा है, लगता है वो ऐसा है। और आपके लिए भी और लोग करते हैं। अच्छा वो इस तरह से इधर उधर देख रहा है, मतलब उसका ध्यान कहीं और है। अरे वो पक्षी को उड़ते हुए देख रहा है किधर जा रहा है, तो उसमें क्या तकलीफ है? अगर वो देख रहा है, बैठ के पेड़ को देख रहा है, उसकी डालियों को, पत्तों को देख रहा है, इसमें क्या? वो कहें का यहाँ पे बैठे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये टाइम बर्बाद कर रहे, समय बर्बाद कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस तरह की आपस में बात करते हुए हमने लोगों को देखा। जैसे दो दोस्त भी बैठे हैं, दो तीन दोस्त बैठे हैं, मान लो बैठे हैं, ठीक है, एक जो है सुनने में ज्यादा रुचि है, वो अपने दोस्तों की बात सुन रहा है। अब उसमें लोग बिगड़ जाएंगे, क्या बैठे हो, कुछ बोलो, मतलब बोलते रहो, कुछ करते रहो। इस तरह की मानसिकता जो है वो तनाव का मुख्य कारण है। और ऑफ कोर्स ये जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो मार्कशीट का सवाल है, ये तो जिंदगी बर्बाद कर देता है, घर वालों का भी और विद्यार्थियों का भी। कम नंबर आए तो घर में जाओ तो सब लोग ऐसी नजर से नफरत की नजर से देखते हैं, क्या करके आए हो, सेकंड क्लास क्यों आए हो, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं आए हो। और उसके साथी भी कहेंगे, टीचर भी कहेंगे, तो सब जगह से यही सुनता है। अरे भाई कोई कारण, मैं आपको एक उदाहरण दूं, इसको वीडियो में रखने की जरूरत नहीं है शायद। मैं तीसरी क्लास में था, बल्कि छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में, गणित में बहुत कमजोर था। सब सब्जेक्ट में अच्छा था। गणित में तीसरी कक्षा में जो छमाही परीक्षा होती है ना, उसमें मेरा 50 में से, शर्म आती है, 0 नंबर आया। मुझे अब हंसी आती, 50 में से 0 नंबर आया था। तो अब सब जगह परेशानी हुई मुझको। तो उस परेशानी से हटने के लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रयास करना शुरू किया, लेकिन सातवीं आठवीं क्लास तक आते आते बिल्कुल सुधर गए। और जब हाई स्कूल में गए तो हमको गणित में भी 90 के आसपास, सभी सब्जेक्ट में बिल्कुल ठीक था। और मुझे फिर इंटर में 2 साल के लिए स्कॉलरशिप भी मिला सरकार की ओर से। तो
इसको असफलता मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, हमको थोड़ा एक ऐसा अवसर चाहिए था कि हमको थोड़ा झटके में आ जाए। अरे ये कैसे हम कर सकते, कैसे हो सकता है? तो प्रयास करें, ठीक है। बच्चा को कुछ कमजोरी है, उसको समझा दो, उदाहरण दे दो, कहानियां सुना दो इसके बारे में, वो समझ जाएगा। अब उसको डांटना, हमेशा नफरत की नजर से देखना, वो नहीं बच्चे के नहीं अंदर था। ही ऐसी भावुकता आती है ना कि कहे मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ गलत है मुझ में। ये भावना नहीं आनी चाहिए किसी में। एक पहले हमारे टाइम पर ऐसे बोला करते थे ना। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, अरे जी मेरी आवाज की कुछ प्रॉब्लम है इधर नेटवर्क में। तो पुराने पेरेंट्स, हमारे एक जमाने में ऐसा होता था कि आंख का डर काफी है जिस चीज की हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा शायद हमने एज अ टीचर वो चीज लूज कर दिया है। बच्चे टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते, और जब रिस्पेक्ट नहीं होती तो अनुशासन नहीं होता है। देखिए, आप चिल्ला लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, वो अनुशासन नहीं सिखाता बच्चों को, रिस्पेक्ट सिखाता है। हाँ, और है क्या कि कहीं ना कहीं हमने ही इस चीज को तैयार किया है बच्चों के बीच में। हम बच्चों को कभी ये नहीं सिखाते कि बड़े होके आप टीचर बनोगे या नहीं बनोगे। हम डॉक्टर इंजीनियर की बात तो सब करते हैं। अपने ही कक्षा में अगर आप पूछ के देखें हम्म, कि जितने बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि दो चार बच्चे भी हाथ उठाएंगे, हम्म, क्योंकि हम उनके रोल मॉडल हैं ही नहीं। और हम मॉडल नहीं है तो हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रही। हाँ। रिस्पेक्ट नहीं है तो अनुशासन नहीं है। तब नहीं, एक मेरा बात ये भी है विक्रम जी। ऐसी बात नहीं है सर, 5 इयर्स तक के बच्चे वो टीचर ही बनते हैं घर में, और माँ को और बाबा को पढ़ाते हैं, बाबा सबको पढ़ाते हैं। 5 इयर्स के बच्चे, 1 to मतलब 3 to 5 ईयर या 6 इयर्स के। लेकिन हाँ, मैं जैसे एग्री जैसे बड़े करता हूँ। होते हैं फिर मैं उनकी अपनी अपनी इंटरेस्ट होता है, अपनी रुचि हो जाती है। हाँ वही हाँ, बच्चों बात कर क्योंकि रहा इसमें हूँ। ये बचपन बात में सब रही। टीचर बनते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरी नहीं, मैं पोती वही यही बात काम कर रहा करती है, हूँ हमको आपसे। पढ़ाती है अपने स्कूल में जो पढ़ के आती है। आप देखिए, आप छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, बड़े होते हैं, हाँ है ना? हाँ। तो आप ये देखिए ना, परेशानी क्या है कि आज हम जो टीचर्स यहाँ बैठे हैं, मतलब हम रोल मॉडल नहीं बन पाते हैं। बाहर के मुल्कों में आप जाइए, सर आपको बताएंगे कि टीचर सोसाइटी के सबसे ऊपर वाले लेवल पे काउंट होता है, और हमारे यहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं है। ये हाँ, सच्चाई बिल्कुल। है हमारी। जी हाँ, लोग इस हाँ कहते ये भी सच हैं है, आप क्या बिल्कुल सही। करते हैं, टीचर हैं, अच्छा ये तो हाँ टीचर टीचर है। अच्छा होंगे। हाँ मतलब हाँ, छोटी इस मानसिकता से अंदाज में देखते हैं। कहते हैं की बात करता हूँ। कि, और एक बात और मैं जोड़ सकता हूँ क्योंकि कि इंडिया में टीचर को बहुत किसी को, वो हाँ, नहीं किया जा रहा है इस पर। किसी को सम्मान दे, जैसे बच्चों और टीचर्स के अंदर अगर एक दूसरे के प्रति सम्मान की कमी है, नहीं है, तो पहले आत्मसम्मान सीखें। टीचर अपनी कही हुई बातों का रिस्पेक्ट करें, तो वो देखेंगे टीचर आपस में किस तरह व्यवहार करते हैं, वो और बच्चों से किस तरह व्यवहार करते हैं, बहुत सरल तरीके से, प्यार से, और वो जल्दी माफ भी कर देते हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर टीचर क्लास में इतना सख्त दिखे, है ना, और बिल्कुल कभी उसके चेहरे पे मुस्कान ना हो, कभी नम्रता ना आए, तो बच्चों का भी जो है वो आदतें और उसका व्यवहार ऐसा ही बनता जाता है। तो आत्मसम्मान के साथ आप दूसरों का भी सम्मान कर सकते हैं। अगर अपने प्रति आप कठोर हैं, तो दूसरों के प्रति भी वैसा वो स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और बच्चे एक दूसरे का भी सम्मान करते हैं। हमने देखा है बच्चे आपस में बैठे तो गाली गाली बकते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक से भाषा में, किसी भाषा में बात करना नहीं जाने। इसका एक कारण और बताऊंगी मैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो आज के समय में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया है ना, ये एक बहुत बड़ा मतलब है मैटर। क्योंकि जैसे लग रहा है ना कि टीचर जो है उसके ऊपर पेरेंट्स चढ़े रहते हैं, पूरा विभाग चढ़ा रहता है। मतलब टीचर का जो पहले जो सम्मान जो सारे लोग देंगे, पहले जैसे होता है जब गुरु को एक देवता से भी ज्यादा, है ना। लेकिन आज के समय में क्या है कि गुरु एक बस
कठपुतली, लाइक कठपुतली जैसा हो गया है। तो वो जब वो वैसा नौकरी कर रहा है, वो अपनी नौकरी कर नौकरी रहा है। कर रहा है, नौकरी कर नौकरी कर रहा हाँ। है। तो आप ये बताइए, जब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया, बस बच्चे के अकॉर्डिंग दीजिए, जब वो पढ़ना चाह रहा है पढ़, ये ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ ये बुरा है, बट ये है कि यहाँ टीचर की रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाती है जब टीचर को आप वरीयता ही नहीं दोगे कि टीचर की कुछ अपनी भी चीजें हैं, कभी कुछ Important. डांट सकता है, बोल सकता है, ये सब चीजें हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स मेरे यहाँ आते हैं तो कहते हैं मैडम मेरे बच्चे को मत मारिएगा। अब ना मारिएगा तो ये पॉसिबल ही कैसे है कि जब हम बच्चे को अच्छे से शिक्षा देंगे और हम उसको टच भी ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। एक बार हम छोटे बच्चों को सोच सकते हैं, बट हमें लगता है जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनको तो थोड़ा तो टच करना पड़ेगा भाई, ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे ओर से पूरी तरह से बाउंडेज हो गई ये चीजें, इतनी सी छोटी चीज बहुत बड़ी बना के की जाए, तो इस तरह से टीचर है वो डरा सहमा है और बच्चे भी उसके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं। बच्चे भी सोच रहे हैं कि नहीं मतलब कि क्या वैल्यू है, मम्मी भी मेरी डांट के चली जाती है, विभाग में हाँ, अधिकारी भी आता है पापा भी। डांट के चला जाता है, तो हाँ। फिर बच्चे की रिस्पेक्ट कहाँ रह जाएगी। ये एक मैटर है यहाँ पे। है। हमारे जमाने के स्कूलों में एग्री करती हूँ हिसाब से। अब हमने इसको माना है कितना सही काम करते थे टीचर्स, वो कान पकड़ के ऐसे दबा देते थे। अच्छा, उससे अब जो है विज्ञान कहता है कि ऐसे कान ऐसे दबाने से आपका पूरा दिमाग जगता है, एक ये। और दूसरा, कान के पास ऐसे थोड़ा रगड़े और कान को ऐसे ऐसे खींचे ताने ना, दिमाग तेज होता है। आपके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। पढ़ती है। हमने, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट, कान को ऐसे ऐसे रगड़ के खींच डालिए तो जो सुरंग है ड्रम तक जाती है वो बिल्कुल उत्तेजित हो जाती है और आप हर एक जो है वो वाइब्रेशन को और भी अच्छी तरह से सुनने लगते हैं। तो कभी आपके कान की क्षमता कम नहीं होगी और आंख की भी नहीं होगी, उसका भी अलग एक एक्सरसाइज मैं बता दूंगा बाद में। तो कान जब खींचते थे ना तो लोग कहते थे ये सजा है, मैं सजा नहीं मानता हूँ, ये आशीर्वाद में मानता हूँ। उस समय आशीर्वाद मानते थे भैया, आप तो नहीं कर सकते, अब तो कान आप पकड़ ही नहीं अब तो- सकते। अब तो गैर कानूनी हो गया है। हाँ, गैर गैर कानूनी हो गया। तो आप कान पकड़ नहीं, हाँ। अब तो ये है ना, अब तो इसको अपमान मानते हैं। हाँ, बच्चे हंगामा कर देंगे, कैसे टीचर बोल अगर दी। किसी का कान पकड़ ले तो मतलब ये हमारा अपमान कर रहा है, मुझे हाँ। सजा दे रहा है। अरे वो प्यार से कह रहा है बच्चे थोड़ा सुनो तो उसको कहते हैं ये एक हिंसा है। नहीं, आप किसी को चोट पहुंचाने के लिए अगर कर रहे हैं, हाँ, अगर घूसा मार रहे हैं पेट में, पीठ पे, सिर पे, डंडा मार रहे हैं, छड़ी मार रहे हैं, हाँ वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर टीचर कहीं तुम 6 बार उठक बैठक कर लो तो वो तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वो तो उसको सभी को करना चाहिए।